92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं गायत्री की लिखी कहानी लवर्स ब्रिज। शहर के बीचों बीच बहती थी ताशी नदी और शहर से कुछ दूर नदी के दक्षिणी कोने में वादी से गुजरता था एक ब्रिज जो शहर के 2 मशहूर कॉलेजों के पीछे के दरवाजों को जोड़ता था। वादी के एक तरफ था गर्ल्स कॉलेज और दूसरी तरफ बॉयज कॉलेज। ब्रिज बहुत बड़ा नहीं था, स्कूटर और साइकिल के गुजरने के लिए रास्ता काफी था। दिन भर वहां स्टूडेंट्स का मेला लगा रहता। शाम 4 बजे कॉलेज के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स और टीचर्स शहर की ओर निकल जाते और वादी सुनसान हो जाती। ब्रिज पे न ट्रैफिक होता, न लड़के लड़कियों का हुजूम, बस रह जाते कुछ प्यार करने वाले। शाम को ये सुनसान ब्रिज शहर के प्यार करने वालों का मीटिंग पॉइंट बन जाता। दोनों कॉलेजों की कैंटीनों में शाम की चाय के साथ नई पुरानी प्रेम कहानियों के चर्चे चलते। एक आदमी का दर्द दूसरे की दिल्लगी का सामान हो सकता है, ये बात बिल्कुल लागू थी उन मस्खरों पे जो प्रेमियों के विरह के किस्से चाय की चुस्कियों के साथ मजे लेके सुनाते थे। और ऐसे ही किसी दिन एक महफिल के बाद किसी मस्खरे ने ब्रिज पे एक बड़ा सा बोर्ड टांग दिया था। उस पे लिखा था लवर्स ब्रिज। बस क्या था, वही नाम पड़ गया प्रेमियों की इस जन्नत का, लवर्स ब्रिज। आजकल कैंटीन में एक नए किस्से की चर्चा दबे लफ्जों में हो रही थी। प्रिंसिपल का लड़का और 3rd ईयर की टॉपर लड़की। खुल के बात करने की हिम्मत तो किसी में नहीं थी, लेकिन सुना था कि आजकल देर रात तक दोनों ब्रिज पे लड़ते हुए नजर आते थे। कहाँ रहती हो आजकल इंदु? इतनी देर से क्यों आती हो? मायके रहने आई इंदु की बड़ी बहन माया ने पूछा। वो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं दीदी, फाइनल एग्जाम है ना, घबराते हुए इंदु बोली थी। ध्यान रखो इंदु, एक्स्ट्रा क्लासेस में सेहत न बिगड़ जाए। स्पष्ट कहने वाली माया की आवाज में तलखी थी। पर कब तक झूठ बोल पाती इंदु? वो सच भी नहीं बता पा रही थी जो कुछ दिनों में दुनिया के सामने आ जाता। इसी कश्मकश में दिसंबर की एक सर्द रात को लवर्स ब्रिज से कूद के इंदु ने आत्महत्या कर ली। बदनाम हो गई थी प्रेमियों की जन्नत। कुछ और बरस बीत गए, लेकिन लवर्स ब्रिज पे लगा अकेलेपन का श्राप खत्म नहीं हुआ। लेकिन आज इतने सालों बाद पहली बार वहां पर 2 लोग फिर से आए थे। अलग अलग ही सही, लेकिन एक ही वक्त पे यहां आ पहुंचे थे, लवर्स ब्रिज की वीरानियों को और वीरान करने। और उन 2 लोगों में से एक मैं था जो बरसों बाद वहां आया था आत्महत्या करने। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य गायत्री की लिखी कहानी लवर्स ब्रिज। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि लवर्स ब्रिज, जो कभी प्रेमियों के मिलने का अड्डा हुआ करता था, इंदु की आत्महत्या के बाद सुनसान हो गया था। लेकिन इतने बरसों बाद आज फिर से 2 लोग उस ब्रिज पे वापस आए थे और उनमें से एक था कहानी का नायक जो आत्महत्या करने आया था। अब आगे। पौ फटते ही सुबह 5 बजे ब्रिज पे पहुंच गया था मैं। ताशी नदी के किनारे खड़ा होकर मरने के लिए मन पक्का कर रहा था। बचपन से आज तक का बिताया सारा समय फ्लैशबैक की तरह आंखों के सामने चल रहा था। बचपन में जब भी मैं बाबा से रूठ जाता, भाग के यहीं आ जाता था। बड़ा हुआ तो जब भी जिंदगी से नाराज हुआ तो यहीं आके तारों से बातें करते करते सारी रात बिता देता। और आज भी तो जिंदगी से रूठ के यहां आया था मैं। थक गया था नाकामी की जिंदगी से, जिल्लत की जिंदगी से, बिना गलती के लगे इल्जामों की जिंदगी से, रुसवाई की जिंदगी से। ये जिंदगी जिसको मैं आज खत्म करने वाला था। बहुत ठोकर मारी थी इसने ताउम्र मुझको। बड़े क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह लगाए थे मेरे जज्बातों पर।
लोग हंसते और कहते कि आइडियलिज्म से पेट नहीं भरता, कमर्शियलाइजेशन का ज़माना है। तो मैं गुरूर से कहता, अजी छोड़ो, सच्चे की जीत हमेशा होती है। पर नहीं होती है जीत हमारे जैसे लोगों की। इसीलिए आज उस जिंदगी के हर उलझे सवाल पे एक फुल स्टॉप लगाने आया था। ओहो, इतनी कहानी सुना दी और आप लोगों को अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया। दोस्तों, मेरा नाम है हरफन मौला। अब आप भी कहेंगे कि ऐसा नाम किसके माँ बाप रखते हैं। इसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। असल में मेरा नाम है दीपांकर चौबे। दादा रेलवे में नौकरी करते थे और बाबा भी रेलवे से ही टीटी होकर रिटायर हुए थे। बाबा चाहते थे कि बीए करके मैं भी खानदानी परंपरा कायम रखूं। अजी हाँ, फैमिली बिजनेस हो जैसे। बाबा ने सारी उम्र हमारे शहर से कानपुर, कानपुर से दिल्ली, बस इसी अप डाउन में बिता दी थी। वो चाहते थे कि मैं भी जिंदगी रेल के डब्बों पे बिता दूं। लेकिन मेरी जिंदगी तो रेल की पटरियों पे नहीं लिखी थी। पैदा हुआ था तो उंगलियों से डॉक्टर के चेहरे की रेखाएं पढ़ ली थीं। बचपन में अम्मा के चूल्हे से कोयला चुरा के घर की दीवारों पे चेहरे बनाता और मिर्च और हल्दी से रंग भरता। बहुत मार पड़ती थी बाबा से और मार खा के भाग आता यहीं, इसी ब्रिज पे, इसी ताशी के किनारे। गीली मिट्टी पे सूखी टहनियों से रेखाएं खींचा करता। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन हथेली की रेखाएं भी यहीं आके खत्म होंगी। जब बड़ा हुआ तो चुपचाप बैचलर ऑफ आर्ट्स की जगह बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन ले लिया। बाबा ने गुस्से में घर से निकाल दिया और मैं ऐसा जिद्दी कि आज तक वापस नहीं गया। स्कूल में प्रतिभा दिखाई थी तो कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई थी और कॉलेज की जिंदगी दोस्तों के रहमो करम पे कट गई। कुछ खास नहीं किया था जिंदगी में अब तक। पता नहीं क्यों सब कहते थे कि मैं जीनियस हूं। अक्खड़ था। आर्ट नहीं बेचनी थी तो कॉलेज के बाद एक प्राइवेट स्कूल में छोटे बच्चों को आर्ट सिखाने की नौकरी कर ली। दिन भर बच्चों को तस्वीरें बनाना सिखाता और रात को सितारों में चेहरे ढूंढता, स्केच बनाता। अपनी कला बेची नहीं कभी, खुद को बाजार में नहीं ला पाया था। लेकिन 6 महीने पहले स्कूल की नौकरी चली गई। मेरे हुनर की ज़रूरत नहीं थी उनको अब। प्रिंसिपल बोले, चौबे जी अब से बच्चे कंप्यूटर से आर्ट सीखेंगे। देखिए ना कैसे कैसे सॉफ्टवेयर हैं आर्ट सिखाने को। और आप तो कितने प्रतिभाशाली हैं, कहीं ना कहीं काम तो मिल ही जाएगा। अधमरा कुआं कब तक प्यास बुझाता। जो कुछ पैसा पास था सो खत्म हो गया। दुनिया से कब तक भागता। बनिए का उधार, मकान मालिक का उधार, दूध वाले का उधार। जिंदगी मुझ पे उधार हो गई थी। इसलिए कल सोचा कि अजी छोड़ो, खत्म करो इस किस्से को। इसलिए यहां आ गया, ताशी किनारे, मरने के लिए। बस मरने के पहले एक जरूरी अधूरा काम था, उसे पूरा करना था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य गायत्री की लिखी कहानी लवर्स ब्रिज। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि दीपांकर उर्फ हरफन मौला ने अपनी जिंदगी से कोई समझौता करने से बेहतर मर जाना समझा। लेकिन मर जाने के पहले वो एक अधूरे काम को पूरा करना चाहता था। क्या था वो काम? सुनते हैं आगे। आर्ट कॉलेज की छत के गुंबदों में तस्वीरों के फ्रेम ढूंढता, दीवारों में चेहरे, फर्श पे किरदार। प्रोफेसर पूछते, क्या ढूंढ रहे हो दीप? और मैं कहता, मेरी मोनालिसा को ढूंढ रहा हूं सर। वो हंसते, कहते, तुम माइकल एंजेलो बनोगे क्या? उसे सेंट पीटर्स में चेहरे नहीं मिलते थे, तुम्हें यहाँ की छतों और दीवारों में। मैं ठहाका मार के कहता, वो पत्थरों को पूछता था, कहता था रंग दूसरे से मिलके अपना रंग छोड़ देते हैं, पत्थर नहीं। और मैं ठहरा लकीरों का दीवाना। बिना रंग भरे मोनालिसा की हंसी सजाऊंगा सर। और वाकई मेरे स्केच मेरे काले कोयले जैसे होते। अब काले रंग के होंठों पे कौन सा रंग जमता। तस्वीर बनाता, कैनवस फाड़ देता और फिर अपने जुनून पे घंटों अकेले हंसता, खुद से बातें करता। बस ऐसे किसी जुनून में रमता जोगी बना देख एक दोस्त ने हरफन मौला कह के पुकारा और मेरा यही नाम पड़ गया, हरफन मौला। स्केच तो मैं फुर्र से बना लेता था। पोर्ट्रेट्स जिनके चेहरे की हर लकीर से एक नई भावना ऐसे उभरती जैसे सचमुच कोई इंसान हो। लेकिन तस्वीरों में रंग भरने के लिए किसी इंस्पिरेशन की हमेशा जरूरत पड़ती।
मेरी मोनालिसा की। मिलके भी तो नहीं मिल पाई थी, तलाश पूरी होके भी अभी तक जारी थी, और आज भी लवर्स ब्रिज पे खड़े हुए हम दोनों उसको ढूंढ रहे थे, मैं और मेरी अधूरी तस्वीर। समझ गए ना आप? मरने से पहले अपनी जिंदगी की एक अधूरी तस्वीर पूरी करनी थी। मोनालिसा के बेजान फ्रेम में रंग भरने थे, वो फ्रेम जो बरसों पहले बना था, लेकिन वो तस्वीर जो कभी पूरी नहीं हो पाई थी। मैं ब्रिज पे चढ़ा और पेंट बोर्ड एक कोने में सेट कर लिया। अब आप कहेंगे कि मरते आदमी को पेंट ब्रश से क्या काम, लेकिन अब मरते मरते भी अपना कैनवस कैसे छोड़ देता। जिंदगी थी वो मेरा, जीने का सबब, मरने का साथी। साथ लाया था कि साथ में डूबूंगा, लेकिन तभी जब मेरी मोनालिसा की तस्वीर पूरी हो जाएगी। बरसों तक ढूंढा था उस एक चेहरे को अपनी यादों में। खैर, दिन गुजर गया, चेहरा नहीं उभरा था, बस थे तो पाक सफेद कैनवस पे फैले कालिक के कुछ धब्बे। रंग का कोई नामो निशान नहीं, सूरत पे कोई नयन नक्श नहीं। इन सवालिया निशानों से लड़ ही रहा था कि मेरी नजर ब्रिज के दूसरी ओर रेलिंग से लटकते एक फ्रेम पे पड़ी। कुछ ठहर गया मेरे हिचकोले खाते मन में जब मैंने उसको पहली नजर देखा। इतना खूबसूरत था वो हसीन चेहरा जो डूबते सूरज की लालिमा को भी लजा रहा था। मेरे मरने के फूल प्रूफ प्लान पे अंकुश लगाने वाली सामने खड़ी थी। मैं बस एक टक खड़ा देखता रह गया उसको। कितनी सुंदर थी वो लड़की। सामने का फ्रेम नहीं दिख रहा था, साइड का फ्रेम नजर के सामने था, ब्रिज की रेलिंग से आधा नीचे लटका हुआ। तराशी हुई भवें, नुकीली नाक, कांधे तक घटा की तरह फैले हुए बाल, और वो कान से लटकते हीरे के चमकते बुंदे। नजाकत से कान के पीछे समेटी हुई सफेद चांदी की एक लट। उम्र 30-32 की रही होगी, मध्यम काठी, हल्का गेहुआ रंग। दिल धड़क गया, क्या मेरी मोनालिसा थी वो? हम पुरुष भी कितने अजीब होते हैं, है ना? यहां मैं मरने को हूं और एक हसीन औरत क्या आ गई, उसको देख के उसकी उम्र और कद काठी नाप रहा हूं। अपनी बेवकूफी पे हंसी आ गई मुझको, ठहाका लगा के हंस पड़ा मैं। इन वीरानों में कोई और तो था नहीं मेरा मजाक उड़ाने के लिए, तो खुद पे हंसना भी कितना सुकून दे रहा था। वो दूर थी और मैं उसको एक टक निहार रहा था। फिर उसने सर उठाया तो मैंने देखा कि दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे गमगीन दो आंखों से मोती बह रहे थे। मंत्रमुग्ध होके कुछ सेकंड जैसे मैं बुत बन के देखता रहा उन आंखों को। दुनिया थम गई थी कहीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य गायत्री की लिखी कहानी लवर्स ब्रिज। आज की कहानी में अब तक आपने सुना दीपांकर पर मरने के पहले एक मास्टरपीस बनाने की धुन सवार थी, मोनालिसा की तस्वीर पूरी करने की। लेकिन लवर्स ब्रिज पे नजर आई एक लड़की को देख के उसके मन में उथल पुथल मच गई। क्या यही थी उसकी मोनालिसा? अब आगे। हवा के एक तेज झोंके ने मुझको झंझोड़ के उठा दिया। हाथ अचानक अपने पेंट ब्रश की ओर बढ़ गए। कंप्यूटर की तरह चल रहे थे मेरे हाथ। एक अजब सा जुनून सवार हो गया था। पहले आंखें तराशी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी तैर रही थी। जिंदगी के सारे रंग उतार देना चाहता था जैसे मैं उस कैनवस पे। अंधेरा हो चला था, स्केच तैयार था, बाकी सब रंग भर दिए थे, बस आंखों और होठों को रंगना बाकी था। सोचा एक बार उसकी आंखों में झांक लेता, फिर किसी तरह एक बार तो रंग भर ही देता। फिर एक आहट हुई, सर उठा के देखा तो गुस्से में तमतमाती वो सामने खड़ी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत लिए बिना मेरी पेंटिंग बनाने की? कितना गुरूर था उन दहकती आंखों में। मोनालिसा की आंखें। हसीनों को 7 खून माफ होते हैं और गुरूर तो हसीनों का गहना है। ये तो बस गुस्सा ही कर रही थी कि पेंटिंग बनाने की इजाजत क्यों नहीं ली। ठीक है, गलती हो गई, अब दे दीजिए इजाजत, शौखी से मैंने जवाब दिया। ढलती शाम के बावजूद शायद उसने मेरी आंखों की शरारत पढ़ ली थी। कहती हुई तेज कदमों से वापस वहीं चली गई जहां से आई थी। आंखों का रंग फिर से नहीं देखने दिया कमबख्त ने।
वापस जाके वो फिर से वहीं रेलिंग पे लटक गई। अजीब पागल औरत है ये। थोड़ी झुंझलाहट मुझको भी महसूस हो रही थी। फिर जैसे दिमाग की ट्यूबलाइट जली, जैसे मैं यहां मरने आया हूं शायद ये भी। मैं जोर से भागा। एक पुराना ख्याल आके झंझोड़ गया था। उसको पकड़ के पीछे की ओर खींच लिया। बदतमीज! एक तमाचे की गूंज वादियों में फैल गई। आज बरसों बाद ऐसा थप्पड़ पड़ा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत! गुस्से में उबल रही थी वो। मैं मुंह लटका के वापस अपनी जगह पहुंच गया। पेंटिंग तक पहुंच के वापस मुड़ के देखा, वो जा चुकी थी। एक लंबी सांस भर के बहुत देर तक सुनसान ब्रिज को ताकता रहा। फिर अचानक धत तेरे की, माथे पे हाथ मारते हुए कुछ याद आया। फ्रेम उठाया और दौड़ा। अब दुनिया में एक गम हो तो कोई सुलझाए भी। जब तक पेंटिंग पूरी ना हो तब तक जिंदा रहना तय था। जेब से पुरानी फटी हुई डायरी निकाली। ढूंढा किसी मुरीद का पता उधार लेने के लिए, वरना मकान मालिक आज मेरे मुर्दे को भी कमरे में नहीं घुसने देगा। रात के तीसरे पहर तक अपने कमरे पे पहुंच गया। पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया था। पता नहीं क्या होगा। नीचे झांक के देखा, मकान मालिक के घर की बत्तियां बंद थीं। चैन से सांस ली और भीगी बिल्ली की तरह दबे पांव सीढ़ियां चढ़ के दूसरे मंजिल के बरसाती के कमरे तक पहुंच गया। शुक्र है तिवारी जी सो रहे थे, वरना जोर से आवाज लगाते, बेटा अरफन मौला 3 महीने का किराया बकाया है। मेरे घुटने टूट गए सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते, पर ताला लगा के तू पता नहीं कहां का गायब हो जाता है। 15 तारीख तक मुझे किराया नहीं मिला तो न ताला, न तेरे रंग, न तस्वीरें और न ही खैर तेरी। पहलवान थे किसी जमाने में तिवारी जी, तो बड़ी बड़ी सफेद मूंछ पे ताव दे के धमकाया था उन्होंने। और आज वही 15 तारीख थी। कमरा वैसे का वैसा ही था। शायद तिवारी जी के घुटनों में आज ज्यादा दर्द था। बच गया बेटा अरफन मौला। मैंने चैन की सांस ली। कल तो कहीं से भी किराया लाना पड़ेगा। और कुछ दिनों की तो बात है, पेंटिंग पूरी हुई नहीं कि मैं ताशी नदी का जिंदगी भर का साथी। दिमाग 10 जगह घोड़े दौड़ा रहा था और मेरा मन मोनालिसा की याद पे अटका लवर्स ब्रिज पे पीछे छूट गया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य गायत्री की लिखी कहानी लवर्स ब्रिज। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, तस्वीर पूरी न होने पे दीपांकर ने मरना कैंसिल कर दिया था। अब चूंकि उसको मोनालिसा मिल गई थी, वो पुराने उधार चुकाकर पेंटिंग पूरी करके सुकून से मरना चाहता था। अब आगे। कितना सुकून था मेरे कमरे में। बिस्तरे की चादर 3 हफ्ते से बदली नहीं थी। 2 दर्जन प्लास्टिक के कप सूखी चाय को सीने से चिपकाए कोने में पड़े थे। मेरी 6/6 की दुनिया थी। कमरे के चारों तरफ आधे अधूरे फ्रेम भरे हुए थे। पाक सफेद कैनवस पर फैले वही कालक के धब्बे। रंग का कोई नामो निशान नहीं। आधी अधूरी मोनालिसा। और वहां थे मेरे 2 जोड़ी कुर्ता पैजामा और 1 जोड़ी जूते, मेरे जीने के सहारे। और साथ में लंबी छत और ऊपर खुला आसमान, सितारे मेरे साथी और चांद मेरा माशूक। लेकिन आज कोई नहीं था। आज अमावस की रात थी। नहीं, कोई तो था आज मेरे साथ। मेरी मोनालिसा का चेहरा था मेरे साथ। दीवाना मन। रात करवटों में काटी और सुबह पौ फटते ही मैं ताशी नदी के किनारे पहुंच गया। चढ़ते सूरज की अकड़ देखी है कभी आपने? जैसे जवानी पे पहला कदम रखता कोई नौजवान हो, यूं ऐठन में चलते हैं जैसे नई नकेल चढ़ा के कोई बैल चला आ रहा हो। ये चौड़ी छाती, ये उजला रूप, वाह! लगता ही नहीं कि ये वही सूरज है जो कल मोनालिसा की लालिमा से लजा रहा था, मुझे पूरा कंपटीशन दे रहा था। ये मन भी कैसा बावरा होता है ना। सुबह से उम्मीद लगा के बैठ गया कि जी आज तो वो फिर से जरूर आएगी। बस आंखों में काजल और होठों में लाली भरनी है, फिर पेंटिंग खत्म और किस्सा खत्म। पेंटिंग पूरी करके यहीं पेंटिंग के साथ उसके सामने ही ताशी नदी में समा जाऊंगा। लीजिए, दोपहर हो गई। सूरज सर पे चढ़ाया था। चने थे जेब में थोड़े, खाए, पानी पिया, फिर आस सजाए बैठ गया। सारा दिन निकल गया। रंग भी उदास हुए जाते थे।
शाम आने को आई थी, झपकी लगती फिर उठ जाता। 5 बज गए थे, अब शाम के 6 बजने को आए थे। उसका कोई पता नहीं था। मुझे थोड़ा गुस्सा आने लगा था। अरे मैं सुबह से बाट जो रहा हूं और मैडम जी हैं कि आने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अरे और मैं कौन सा कह रहा हूं कि पूरी आए, बस वो मोनालिसा वाला आधा फ्रेम भेज दें जो जैसे बरसों से अधूरी आस लिए टिकटिकी लगाए देख रहा है हमको। अरे देखिए ना मुझे क्या हो गया है। अपनी दीवानगी की टोकरी उसी के सर पर रख रहा हूं जिसको मेरे जुनून की कोई परवाह ही नहीं। और ये लवर्स ब्रिज भी हवा में कैसे हिचकोले खा रहा है, नाच रहा हो जैसे माजी से निकलकर इसको कोई पुरानी माशूका मिल गई हो। अंधेरा होने लगा था। मेरी मोनालिसा का रूप पूर्णिमा के चांद की रोशनी में और निखरने लगा था। मोनालिसा, मेरे ख्वाबों की मोनालिसा, जिसे मैं आर्ट कॉलेज की छत और दीवारों में, बरसाती के बाहर के आसमां में फैले तारों के झुंड में, चांद के दाग में कहां कहां नहीं ढूंढा करता था। आज वो मिस्ट्री वुमन मेरे कैनवस से झांकती आंख के एक कोने से मुझको देख रही थी, अपनी बेरंग आंखों से देखती हुई, बेरंग होठों से कुछ कहती हुई। खैर आज वो नहीं आई, कल आएगी शायद। धत्तेरे की, अब घर का किराया फिर याद आ गया। शहर में एक आर्ट गैलरी थी और आज वहां बहुत रौनक थी। डिस्ट्रिक्ट का पेंटिंग कंपटीशन जो था। गैलरी में घुसते वक्त हड़बड़ाहट में मैं एक शख्स से टकरा गया, माफी मांगी और फिर डायरेक्टर के कमरे की ओर बढ़ गया। आर्ट गैलरी का डायरेक्टर मेरा जिगरी यार प्रशांत पांडे था। जिंदगी भर मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, लेकिन कुछ घंटों की जिंदगी को जीने के लिए आज मैं जिंदगी का एक अहम उसूल तोड़ रहा था। प्रशांत 5 मिनट में ऑफिस से बाहर आ गया। कैसा है भाई, कहते हुए गर्मजोशी से उसने मुझे गले लगा लिया। बहुत प्यार करता था मुझे और थोड़ा समझता भी था। ये क्या हाल बनाया हुआ बॉस, चल दफ्तर में बैठ के चाय पीते हैं। चाय पीते हुए उसकी नजर मोनालिसा पे पड़ी। मार्वलस, मंत्रमुग्ध होके बोला। जौहरी था, हीरे की कीमत पहचानता था। लगता है मिल गई तुझको मोनालिसा फिर से। आत्मीयता से बिना किसी जवाब की उम्मीद किए बोला। सच्ची दोस्ती, जानते हैं दोस्तों, वो है जो बिना शब्दों के निभ जाए। मैं चलने लगा तो चुपचाप प्रशांत ने 500 के कुछ नोट मेरी मुट्ठी में दबा दिए। वो जानता था कि मैं खुद से नहीं मांगूंगा। घर पहुंच के तिवारी जी का किराया दिया। बाकी उधार मेरे मरने के बाद मेरा सामान बेच के चुकता हो जाएगा, ये सोच के नींद अच्छी आई। सुबह उठा और सुबह के साथ मैं भी वापस लवर्स ब्रिज पे था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों आज की कहानी लिखी है मेरी मंडली की सदस्य गायत्री ने और इसका नाम है लवर्स ब्रिज। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि दीपांकर के बहुत इंतजार करने पर भी वो लड़की लवर्स ब्रिज पे वापस नहीं आई। दीपांकर वापस उसी पुल पे जा पहुंचा है क्योंकि उसको आत्महत्या करने के पहले अपनी पेंटिंग में आंखों और होठों के रंग भरने हैं। अब आगे। आज वो फिर नहीं आई। मायूस होके कमरे पे वापस आ गया। रोज जाता, सुबह से शाम तक उसका इंतजार करता, वो नहीं आती। आज सोच के गया था 1 हफ्ता हो गया, आज नहीं आई तो बेरंग आंख और होंठ वाली अधूरी तस्वीर के साथ ही कूद जाऊंगा पानी में। प्रशांत का रोज नोट आ रहा था। उस दिन आर्ट गैलरी से निकलते वक्त एक शख्स से टकराया था। वो कोई बहुत बड़ा आर्ट कलेक्टर था। मोनालिसा की तस्वीर के मुंह मांगे दाम दे देता, लेकिन अपनी आखिरी ख्वाहिश पे क्यों दाम लगाता मैं। सुबह सुबह फिर पहुंच गया ब्रिज पे। आज तो आर या पार होना था। अधूरी जिंदगी अधूरी इच्छा के साथ ही खत्म होगी शायद। कलाई पे बंधी घड़ी 5:15 दिखा रही थी। बस 1 और घंटे में रात हो जाएगी। ख्यालों की उधेड़-बुन में लगाई था कि इस अधूरे फ्रेम के साथ ही क्यों ना सुसाइड कर लूं। अरे नरक में कौन आंखों का रंग पूछ रहा है, पूरी न सही अधूरी मोनालिसा के साथ। अचानक सर उठा के देखा तो वो थी, वही तराशी हुई भवें, वही नुकीली नाक, कंधे तक घटा की तरह फैले हुए काले घने बाल और वही कान पे लटकते हीरे के चमकते बुंदे, और हाँ, नजाकत से समेटी हुई सफेद चांदी सी एक लट। आज हाथ में कागजों का पुलिंदा था।
रेलिंग पे उसी जगह खड़ी वो एक एक करके कागज के टुकड़े ताशी नदी में बहा रही थी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। सोचा पास जाके आंखों में झांक लूं, होठों में रंग भर लूं, फिर रेलिंग के उसी कोने पे जहां वो झूल रही है वहीं से कूद जाऊंगा। बहुत पास थी वो, अब लगा अभी फिर से चार्ज करेगी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। तसल्ली से मैंने उन खूबसूरत आंखों में रंग भरे, होठों को लालिमा से सजाया और एक टक पेंटिंग को निहारता रहा। मरने से पहले इस लम्हे को भरपूर जीना चाहता था मैं। तस्वीर पूरी हो चुकी थी और मेरी नज़र के सामने वो खड़ी थी। मेरी तस्वीर को एक पल देखा और अपने हाथ में लिया कैनवस मुझको पकड़ा दिया। कैसी है? उसने पूछा। मेरी मोनालिसा से सुंदर नहीं है, मैंने शोखी से जवाब दिया। पर तुम ठीक कहती थी कॉलेज में, रंगों को मुझसे अच्छा समझती हो, मैंने फिर कहा। तुम नहीं बदले दीप, अभी भी वैसे ही हो, अल्हड़ मदमस्त हरफन मौला, न शेव किया न कंघी, अभी भी गीला तौलिया बिस्तरे पे पड़ा है और 2 दर्जन चाय के कप कमरे में फैले हुए हैं। तुम कभी नहीं बदलोगे क्या? उसकी आवाज में पहले वाली तलखी थी, शायद मेरे कमरे से होती हुई आ रही थी। तस्वीर बहुत सुंदर है माया, सच में ऐसा दिखता हूं मैं? मेरा अंदाज वही था। हाँ, जैसे जहन में लेके गई थी वैसे ही बना दिया। आंखें झुका के वो बोली। तुम वापस क्यों आई माया? यूं अचानक चली गई थी, सारी यादें ले गई थी, अपनी एक तस्वीर तक नहीं छोड़ी थी घर में। कितने सवालों से घिरा छोड़ गई थी मुझको। तुम्हारे उस थप्पड़ का निशान अभी भी है मेरे गालों पे, देखो। दीपांकर ने अपना दायां गाल आगे बढ़ा दिया। नौटंकी रहोगे तुम, हंसती हुई माया बोली। कुछ देर खामोश रही, फिर संजीदगी से बोली, तुमसे तो दूर चली गई, लेकिन तुम्हारी यादों का क्या करती दीप? हर जगह पीछे पीछे आ गई और आखिर मुझे यहीं वापस आना पड़ा। भला की खूबसूरत वो औरत, मेरी पत्नी, जो 5 साल पहले मुझको छोड़ के चली गई थी, मोनालिसा बन के मेरी जिंदगी में वापस आ गई थी। यहां इंदू के पुराने खत बहाने आई थी और दर्द लेकर नहीं जी सकती अब। याद है हमारी लड़ाई के बाद उस रात तुम यहीं ब्रिज पे थे? उस रात जब इंदू ने माया से सक रही थी। बहन की मौत का बहुत गुस्सा था मुझे, तुम्हें दोष दे रही थी। यहां होके भी क्यों नहीं बचा पाए थे तुम इंदू को? मेरी जिंदगी की इस कड़वाहट से तुम्हारी जिंदगी भर रही थी। तुम्हारा कोई दोष ना होते हुए भी मैं तुमको दोष देती रही, इसलिए चली गई थी। रो रही थी मेरी माया। पर कब तक खुद से भागती? जहां जाती हर मंजिल तुम्हारी तरफ ही निकल पड़ती। और आज मैं यहां हूं। मेरी बहन की आत्मा को शायद इससे सुकून मिले कि हम फिर से एक हो गए हैं। हम एक हो गए हैं क्या दीप? बदली नहीं थी मेरी साफ स्पष्ट बोलने वाली माया। उसका हाथ थामा तो मेरी आंखों में आंसू छलक आए। चलो चलो एक नई तस्वीर पेंट करते हैं। तुम स्केच करना, मैं रंग भरूंगी। कमरे से वो एक खाली कैनवस भी साथ लाई थी। मैं क्या कहता, तस्वीर बनने को तैयार थी। मोनालिसा और उसकी छवि दोनों मेरे पास थे। डूबते सूरज की लालिमा के शोख रंग मेरी मोनालिसा की मुस्कुराहट पढ़ने को तैयार खड़े थे। और फिर से मैं तैयार था चलने के लिए एक नई जिंदगी की ओर, वो जो उसके साथ मेरे लिए बनी थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।